मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों आज हम अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है मित्रों? जैसा कि नाम से ही इसमें लिखा है चक्रीय बना हुआ चक्रीय अर्थव्यवस्था, यानी साइकिलिंग की बात की गई है। तो देखिए किस तरह से ये काम करता है। देखिए यहाँ पर एक मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है जिसको देखकर आपको समझने में आसानी होगी। यानी देखिए यहाँ पर पहले किसी प्रोडक्ट का आप निर्माण करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, फिर यहाँ पर देखिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर जो है इसके बाद इसका पुनर्चक्रण करते हैं। ठीक है, पुनर्चक्रण करते हैं तो एक साइकिल बन जाता है। तो इस टाइप का जो मॉडल होता है ये इस मॉडल का एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी कई सारे हैं, ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट के निर्माण उसके यूज और रीयूज से ही संबंधित हो। ठीक है, तो आगे चल के हम इसको देखते हैं। इस मॉडल को एक बार हम आपको फुल पेज में दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखें। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, इसका निर्माण हुआ, ठीक है, फिर इसका आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद उसका दो काम करें। या तो आप उसको फेंक देंगे, किसी काम का नहीं रहेगा, या तो उसका रीयूज करेंगे। जैसे वो प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने प्लास्टिक की बोतल यूज की और उसके बाद उस प्लास्टिक की बोतल को मतलब कि निर्माण किया, फिर इसका इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया। रिसाइकलिंग के बाद उसी प्लास्टिक का कोई दूसरा प्लास्टिक का जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है। आप घरों में देखते होंगे जो आपकी कुर्सियाँ वगैरह हैं, जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट जब टूट जाती हैं तो उसको कम पैसे में कुछ लोग खरीद लेते हैं, फिर उसको ले पुनर्चक्रण करके उसकी नई चेयर्स बना देते हैं प्लास्टिक की, फिर से वो मार्केट में आ जाती है। तो एक तरीका होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो भी संसाधन है, जैसे प्लास्टिक को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये धरती के अंदर से संशोधन करके कैसे भी निकलता है, तो उसका क्या करते हैं हम, उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन क्या हम अपने पूरे धरती का खजाना खाली कर दें और जो है जो चीज़ें फेंक दें इधर उधर, तो दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहे? इससे क्या होगा, हमारा सारा जो सीमित संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन, वो समाप्त हो जाएगा और हम उसको नवीकृत नहीं कर पाएंगे, उसको नवीकरणीय करके उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है उसका नवीकरणीय कर लें। इससे क्या होगा कि हम पृथ्वी से दोहन करने में, पृथ्वी से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन करने से बचेंगे, कम से कम दोहन करेंगे, और जो हम पहले से दोहन कर चुके हैं उन्हीं से ही रिसाइकिल करके बार बार प्रोडक्ट बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही तरीका है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आगे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सुर्खियों में क्यों, देखिए हाल ही में चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019 में नीति आयोग के सीईओ ने कहा, एक संगोष्ठी हुई थी 2019 में, इसमें नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में अगले 5-7 वर्षों में 1.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने की क्षमता है। मित्रों जो हमने इसके फ़ायदे बताए वो तो है ही, उससे भी बड़ा फ़ायदा है कि जब इस मॉडल को हम अपनाएंगे तो हमारे पास 1.5 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आगे देखिए चक्रीय वर्तुल अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग का वह मॉडल है जिसमें यथासंभव समय तक, यानी जितना संभव हो सके उतने समय तक वर्तमान सामग्रियों और उत्पादों को साझा करना, मतलब उनको शेयर करके इस्तेमाल करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल होता है। तो कई बातें आ रही। नवीकरणीय करना किस तरह से हो रहा है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने समझा, और पुनर्चक्रण करना, पुनर्चक्रण नवीकरण लगभग एक ही बात है। ठीक है, यानी जब एक ही वस्तु को हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं उसको पुनर्चक्रण कहते हैं। और नवीकरणीय जैसे मान लीजिए सोलर जो है एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सोलर लैंप जलाते हैं, वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, और जैसे किसी भी वस्तु को मरम्मत करके इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, जैसे आपके जूते फटे हैं, आपने उनको सील करके फिर से इस्तेमाल कर लिया, तो इससे क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी आपको एक सहायता मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई भी सीमित संसाधन है, चाहे प्राकृतिक हो, ठीक है, चाहे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संसाधन आपके पास है, जैसे लेदर है, लेदर क्या प्राकृतिक संसाधन है। अब उससे आपने जूते बनाए, जूते फट गए, आपने जूते को सिलवा कर कुछ दिन और इस्तेमाल कर लिया। अगर आपने उस जूते को फेंक दिया होता, ठीक है, तो क्या होता, आप फिर से जूते खरीद के लाते, और वो जो नए जूते बने वो कहाँ से बने हैं, वो जो सीमित आपके पास लेदर है उसी से तो बनता है। तो क्या है कि
जो हमारे पास सीमित संसाधन है उस पर दबाव बढ़ता जाता है। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो जानवरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, लेदर का प्रोडक्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सीमित संसाधन है, जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मान लो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम का तो एक ही बार हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, जो सौर ऊर्जा है, उससे अगर हम बिजली बना लें, ठीक है, बैटरी चार्ज कर लें, तो उसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कभी ख़त्म भी नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी नवीकरणीय ऊर्जा या इसका उदाहरण है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में सहायता प्राप्त होती है, जिससे जो हमारे सीमित संसाधन है उस पर दबाव नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है, उसका अधिकतम उपयोग होता है और आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ संरक्षित भी रहती है। अब देखिए, अब जैसे कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि यथासंभव समय तक वर्तमान सामग्रियों और उत्पादों को साझा करना। अच्छा, कोई भी चीज़ है अगर एक ही बार इस्तेमाल आप एक समय में कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा यूज के लायक नहीं रह जाती और कुछ समय तक अगर वो रखी गई है, तो इससे अच्छा जितने समय तक आप उसको रखे हुए हैं किसी और व्यक्ति को साझा कर दें, वो भी इस्तेमाल कर लें। यानी दो लोग मिल करके कोई एक चीज़ को अगर परचेज कर लें या रेंट पर ले लें, तो उसको दो लोग जो है बारी बारी से इस्तेमाल कर लें और उस चीज़ की पूरी उपयोगिता हो जाए, ठीक है। तो साझे पर करना, पट्टे पर देना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी लैंड आपके पास है, ठीक है, कोई लैंड है या कोई तालाब है, ठीक है, कोई पॉन्ड है, अब आपके किसी काम का नहीं, आपका है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं पर और जॉब कर रहे हैं, कोई और फैक्ट्री आपकी चल रही है, वहाँ पे आप व्यस्त हैं, या कुछ ऐसी परिस्थिति है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो रेगुलर रहने वाले लोग हैं, आप उनको पट्टे पर दे सकते हैं और उनसे आप कुछ पैसे भी प्राप्त कर सकते हैं और उनको रोज़गार भी मिल जाएगा जो लोग उसको रेंट पे लेंगे। मान लीजिए आपने एक तालाब आपके पास था, पुराना तालाब, आपने पट्टे पर किसी को दे दिया, तो आपको तो एक मुश्त कोई राशि तो मिल जाती पट्टे पर देने पर। दूसरा, वहाँ पर इकोनॉमिक गतिविधियाँ होंगी। मान लो उसने मछली पाल लिया, उसमें मछली पालेगा तो मछली को बाज़ार में बेचेगा, इससे जो है बाज़ार में जो छोटे व्यापारी होंगे उससे मछलियाँ खरीदेंगे। एक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मछली बाज़ार में, वो बढ़ेगी और वो व्यक्ति जो जिसने उसको हायर किया हुआ है, आपका पॉन्ड जो पट्टे पे लिया है, उसको भी प्रॉफिट होगा। प्लस वो उस तालाब की देख रेख के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करेगा, कुछ लोगों को रोज़गार देगा, ठीक है, तो उससे जो है रोज़गार भी सृजन होगा। तो इसके कई सारे इसके उपयोग हैं। दूसरा है पुनः उपयोग करना, कोई इस्तेमाल किया हुई चीज़ दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मरम्मत करके इस्तेमाल करना, जैसा कि हमने बताया कई सारी चीज़ें होती हैं जिसका मरम्मत करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक मॉडल है दोस्तों, ठीक है, यही है आपका। अब देखिए इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंतर्गत एक रैखिक आर्थिक मॉडल का त्याग किया जाता है, जो एक टेक मेक कंज्यूम थ्रो अवे पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपने सामान खरीदा, ठीक है, उसको आपने इस्तेमाल किया, या तो आप जो है यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। खाने पीने वाली चीज़ों को आपको कहते हैं कंज्यूम किया, मतलब कंज्यूम करके ख़त्म कर दिया। और या फिर आपने इस्तेमाल किया, मान लीजिए आपने प्लास्टिक की कुर्सी खरीदी, आप उस पर उसका इस्तेमाल कुछ दिन किए, टूट गई या पुरानी हो गई, उसके बाद थ्रो अवे पैटर्न है, यानी आपने फेंक दिया, कहीं पे कचरे में फेंक दिया। अब वो क्या है, उससे क्या हो रहा है, उससे ना किसी को दोबारा रोज़गार मिल रहा है, न उसका दोबारा कोई इस्तेमाल हो रहा है, न आपको एक रुपया वापस मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर उसी प्लास्टिक की टूटी कुर्सी को आप जो है बेच देते, थोड़े कम पैसे भले मिलते लेकिन आपको कुछ पैसा मिल जाता, जिसको आप बेचते वो भी ले जा कर के कहीं कबाड़े की दुकान बेचता, वो भी 2 रुपया कमा लेता, उससे कबाड़े की दुकान वाला भी फिर उसको ले जा कर के रिसाइकिलिंग वाले के यहाँ बेचता, वो भी 2 रुपया कमा लेता, फिर रिसाइकिलिंग वाला रिसाइकिलिंग करके कोई एक नया सा प्रोडक्ट बना करके फिर से उसको मार्केट में ला देता। तो उससे क्या होता, उससे एक ये होता कि प्लास्टिक की बर्बादी नहीं होती और प्लास्टिक से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि ज़मीन में प्लास्टिक जगह जगह पे अगर धंस जाती है तो हमारा जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन से रिस करके पृथ्वी के बिल्कुल भूमिगत जल में मिल नहीं पाता है। इससे क्या होता है, भूमिगत जल स्तर में दिन ब दिन कमी आती जा रही है, ठीक है। तो यह भी एक इसका वो है,
तो जो है रैखिक आर्थिक मॉडल था इसके पहले वाला, कि आपने यूज किया और इस्तेमाल किया, उसके बाद फेंक दिया। लेकिन चक्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से सस्ती, आसानी से सुलभ सामग्रियों और ऊर्जा पर निर्भर होती है। अब जैसे जिसके पास हर चीज़ का मतलब कि कोई किसी चीज़ की कमी नहीं, मतलब आसानी से सारी चीज़ें जिसमें सुलभ होती हैं, वो रैखिक आर्थिक मॉडल को अपनाते हैं। मतलब मान लीजिए आपने लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बनाया, इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है उसको फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रैखिक आर्थिक मॉडल है। लेकिन जहाँ पर उन चीज़ों की कमी होगी वहाँ पर उनको रीयूज करना ही पड़ेगा। अगली चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, इसके कुछ सिद्धांत हैं। जैसे निम्नलिखित 5R सिद्धांतों का उद्देश्य किसी भी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में चक्रीयता प्राप्त करना, यानी सर्क्यूलेटरी प्राप्त करना है। तो 5R क्या है उसको एक बार आप देखें। पहला है रिड्यूस, यानी कम करना, पुनर्योजी और पुनर्स्थापनात्मक संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता देकर संसाधन दक्षता प्राप्त करने पर बल देना। देखिए, संसाधन की दक्षता यानी क्षमता को आप बढ़ाएंगे कैसे? तो ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे जिनका पुनर्स्थापन किया जा सके, ऐसे संसाधन जिनको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पुनर्योजी और पुनर्स्थापित संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ प्राथमिकता दें तो ये हो गया रिड्यूस, यानी कम करना, यानी हर टाइप के प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, वही प्रोडक्ट आप ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। दूसरा है पुनः उपयोग, यानी रीयूज। एक तो आपने कम से कम चीज़ों को लिया, ये भी अच्छी बात है कि आप फालतू की चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, एक दिन का काम है तब भी आपने ढेर सारी चीज़ें खरीद ली, उसके बाद घर के किसी कोने में पड़ा है, पड़े पड़े वैसे बेकार पड़ा है, उसमें धूल लग रहा है, मिट्टी लग रही है, उसके बाद आपने उठा के फेंक दिया, ठीक है, सड़क पे फेंक दिया आपने, तो उससे क्या हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। अब पुनः यूज वाला अगर कोई वस्तु है जैसे रीयूज, इसमें दो पहलू सम्मिलित है। पहला, जहाँ भी संभव उत्पाद के उपयोगी भागों या घटकों को पुनः उपयोग करना, और दूसरा साझाकरण, प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद की सेवा के रूप में प्रोडक्ट ऐसे सर्विस का उपयोग को अत्यधिक बढ़ावा देना। देखिए, दो बातें यहाँ पे कह रहे हैं। पहला, जहाँ भी समूह उत्पाद के उपयोगी भागों या घटकों का पुनः उपयोग करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, सपोज दैट आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिससे इस तरह से एक होता है, एक प्रोडक्ट होता है, इसमें एक बड़ा सा स्टिक लगा रहता है और ऊपर जो है झाड़ू लगी रहती है। इससे आप घर के ऊपरी छतों को जो है, अपने घर के छत को साफ़ करते हैं, ठीक है, सफाई करने का। ये जो इसमें झाड़ू वाला जो लगा हुआ है जिसमें रेशा लगा रहता है, जब ये ख़राब हो जाता है किसी काम का तो इतना आप काट के फेंक दीजिए। लेकिन ये जो स्टिक है, स्टिक मजबूत बनी रहती है, स्टिक को आप दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूसरा कहीं से झाड़ू खरीद के लाएँ, इसमें ऐसे बांध दें, बांध करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या कोई दूसरे इस्तेमाल में आप इसको ला सकते हैं। या जैसे कहीं पर आप ऐसे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे मतलब कि वो हुक है, एक यहाँ पे हुक है, और इसको ले जाकर के इसी पे रख सकते हैं। इस पर कोई सामान वामान लटकाने के काम में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। मतलब आप इसके एक जो प्रोडक्ट लाए थे, पहले प्रोडक्ट को तो आपने इस्तेमाल किया ही, बाद में उस प्रोडक्ट के एक पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो क्या है, अधिकतम उपयोग हो रहा है। और दूसरा, साझाकरण, प्लेटफॉर्म के माध्यम। मान लीजिए आपके पास कोई सेकंड हैंड कोई चीज़ हो गई, पुरानी हो गई, थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, लेकिन वो काम चलाऊ है, काम चल सकता है उससे, लेकिन अब आपको उसकी उपयोगिता नहीं रह गई है। अब क्या करेंगे आप, OLX जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, आप उसमें आपने साझा कर दिया उसका फ़ोटो, किसी को ज़रूरत है वो आपसे आके सेकंड हैंड आपका सामान खरीद कर लेकर जाएगा। तो क्या होगा, उसको वो चीज़ें आसानी से कम दाम में मिल जाएंगी और आपका पूरा पैसा भी बर्बाद नहीं आएगा, यानी उसके बदले आपको थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऐसे सर्विस, अच्छा, साझाकरण प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद के सेवा के रूप में। अच्छा, सेवा के रूप में दूसरी बात हो गई, ये तो हमने बेचने वाली बात बताई, OLX पे जो आप बेच देते हैं पुरानी सामान को। दूसरा है कि आप किराए के रूप में दे सकते हैं। मान लें आपने एक कार खरीदी बड़े शौक से, शुरू में आपने खूब इस्तेमाल किया, लेकिन आप जानते हैं आपका जहाँ ऑफिस है, जहाँ से आपको घर से ऑफिस जाना आना पड़ता है, वहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक लगती है।
अब डेली कार से जाते हैं आपको 2 घंटे लेट होने लगता है, और बाइक से जाते हैं तो आप आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कार केवल घर में पड़ी पड़ी रखी हुई है और आप जो है उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप डेली बाइक से जा रहे हैं समय बचाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कार को आप उसको सेवा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसको किराए पे दे देंगे, एक ड्राइवर रख लेंगे, उसको ले जाओ भाई इसको किराए पर चलाओ, 4 पैसे आ जाए हमारे जेब में। तो क्या हुआ, आपकी गाड़ी भी चलती रहेगी, ठीक है, और उसकी सर्विसिंग भी होती रहेगी, और जो है आपके पास पैसे भी आते रहेंगे। तो इसके प्रोडक्ट ऐसे सर्विस को आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो दूसरा आर हो गया। अब देखिए तीसरा आर क्या कहता है। तीसरा है रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण गहन पुनर्चक्रण के माध्यम से द्वितीय संसाधन के स्रोत के रूप में परित्याग सामग्री का, यानी जिसको किसी ने त्याग दिया है, उपयोग करने के लिए क्लोज्ड लूप सिस्टम का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना। एक क्लोज्ड लूप सिस्टम हो जिसके माध्यम से इसको आसानी से, जैसे किसी शहर में बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ें हैं जिनका पुनर्चक्रण नहीं हो पाता, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसकी वजह से सबका प्रोडक्ट इकट्ठा किया जाए जो रीयूजेबल हो, उसको फिर से पुनर्चक्रण किया जाए, उसके नए प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं ले जा कर के भेजा जाए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ है, ये जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पर है, कोई चीज़ गला रहे हैं और फिर ये जो है गली हुई चीज़ को इसमें डाल रहे हैं, तो कोई नया चीज़ बना रहे हैं, मतलब लोहे का कोई चीज़ डाला होगा या धातु का कोई चीज़, और उसको गला करके नया चीज़ बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पुनः विनिर्माण, रीमैन्युफैक्चर, वही चीज़ है कि बहुक्षेत्रीय उद्योगों के कर्ताओं के बीच सहयोग और सहभागिता के माध्यम से अपशिष्ट का उपयोग करके नए उत्पादों का निर्माण करना। बात वही है कि वही जो अपशिष्ट पदार्थ था, जो किसी काम का नहीं था, टूट फूट गया था, उसका दोबारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसको फिर से दोबारा कोई नया चीज़ मैन्युफैक्चर करें। अगला है मरम्मत नवीकरणीय, रिपेयर एंड रिफर्बिश। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पाद की अवधि को संरक्षित और विस्तारित करना जो पहले से ही भविष्य के लिए डिजाइन करके बनाया गया है। मतलब ऐसा कोई चीज़ को आप बढ़ावा दें कि जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको फिर से किसी दूसरे काम में लाया जा सके, वो उस तरह से डिजाइन करके बनाया ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना, जिसका रिपेयर किया जा सके, जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। अब देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। भाई पहली आवश्यकता तो मैं आपको बता दूं, ये दो चीज़ें मोटी दो चीज़ें पूरी कर रही। पहला तो ये जो है पहली तो ये 1.4 करोड़ रोजगार का सृजन करेगा अगले 5-7 सालों में। ठीक है। और दूसरा क्या करेगा कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको अचीव करने में मदद मिलेगा। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जानते होंगे, धारणीय विकास। ठीक है, धारणीय विकास का लक्ष्य यानी अपने प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह इस्तेमाल करना कि मतलब कम से कम इस्तेमाल करना या नवीकृत करके दोबारा इस्तेमाल करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो बचे रहें। ठीक है। जैसे मान लीजिए लकड़ी का उपयोग, तो लकड़ी वैसे तो ये ऐसा चीज़ है जो कोई भी प्रदूषण नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर लकड़ी है टूट गई, उसको अपने बुरादे के रूप में कन्वर्ट करके फिर से अपने मिट्टी में मिला दिया, तो वो जो है एक जो है फर्टिलाइज़र बन जाएगा, फिर से इस्तेमाल में आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन में कमी आएगी, और लकड़ी अपने आप में एक संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, इसमें भी कमी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तमाम ऐसी प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए भी चक्रीय अर्थव्यवस्था जरूरी है। अगर कोई चीज़ आप बार बार इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम से कम करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो। तो ये बड़ी बातें हैं। अगला इसमें क्या क्या लिखा गया उसको भी एक बार पढ़ लिया जाए। ठीक है, देखिए एक तो उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है, आज के युग में उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है, ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, उपभोक्तावाद में बढ़ने का मतलब है, वृद्धि होने का मतलब हर चीज़ के लिए आदमी प्रोडक्ट लेके खरीदता है। ठीक है, और जैसे कि पहले के ज़माने में लोग 1 या 2 जोड़ी कपड़े खरीदते थे। ड्रेस कोड के लिए स्कूल या ऑफिस के लिए एक ड्रेस होता था और घर में पहनने के लिए कुछ कपड़े होते थे। लेकिन अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब अगर आप जो है
खेल के मैदान में जाते हैं उसके लिए अलग ड्रेस चाहिए, मार्केट जाते हैं उसके लिए अलग ड्रेस चाहिए, अब शादी में जाते हैं तो पार्टी ड्रेस अलग चाहिए, ठीक है। तो सोचिए क्लॉथ के भी कितने जो है वेराइटीज़ आ गए हैं। उसी तरह से सभी चीज़ों में जो है आवश्यकताएं लोगों की बढ़ी हैं, उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है, दूसरी जनसंख्या भी वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्तावाद में वृद्धि होने के कारण जो है विभिन्न प्रकार के सामानों की, वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से सबकी आपूर्ति करना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो प्राकृतिक संसाधनों का तहस नहस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो उसको बचाए रखने के लिए और उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें रीयूज करने वाली तकनीक को अपनाना पड़ेगा, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बढ़ती घरेलू आय के साथ जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो युग्मित मजबूत आर्थिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता व्यय में बढ़ोतरी हुई है। जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग जो है एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं। 2025 तक इसके 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। उपभोक्तावाद में वृद्धि ने बढ़ती हुई व्यय शक्ति और बड़े पैमाने पर किफ़ायती उत्पादन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण परिसंपत्तियों के निरंतर प्रतिस्थापन को उत्पन्न किया है, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए संसाधनों की भारी मांग है, जैसा कि हमने कहा। तो 2 कारण, एक तो शहरीकरण के कारण घरेलू संसाधनों के निष्कर्षण में वृद्धि से भूमि, वन, वायु और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। जब इन पे दबाव बढ़ रहा है, ठीक है, हमने कहा ना प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव बढ़ रहा है, तो उनको, उस दबाव को कम करने के लिए भी हमें जो है ये चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की समृद्धि की वर्तमान दर भारत की संसाधन आवश्यकता 2030 तक लगभग 15 बिलियन टन होने का अनुमान है। इसलिए आर्थिक वृद्धि को संसाधनों से पृथक करने की तत्काल आवश्यकता है। जो हमारा आर्थिक वृद्धि को संसाधनों से अलग किया जाए। आर्थिक वृद्धि तो होती रहे, यानी लोगों का काम चलता रहे, मार्केट में चीज़ें उपलब्ध रहें, प्रोडक्ट बने, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, यानी आर्थिक वृद्धि हो। लेकिन प्राकृतिक संसाधन अलग बचे रहें। बचे कैसे रहेंगे? जब आप उन्हीं जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं उन्हीं को रिसाइकिल करके दूसरे नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अगला है, इसे चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से साकार किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो आपने समझा किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। आगे देखें, आयात निर्भरता। दुर्लभ मृदा खनिजों जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के संकुचित होते भंडार तकनीकी बाधाओं आदि के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत की निर्भरता, जो भारत की निर्भरता, देखिए बहुत सारी चीज़ों में भारत की निर्भरता है। अगर भारत काफ़ी चीज़ों पर नियंत्रण कर ले, जैसे मान लीजिए खनिज अगर भारत से किसी चीज़ का आयात कर रहा है, तो अगर उस खनिज का भारत जो है कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसका दोबारा इस्तेमाल कर ले रहा है, तो जो है वो कम से कम आयात करेगा, ठीक है, निर्भरता में कमी आएगी। इससे भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएगा। आगे देखें, अपशिष्ट का सृजन। पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप संसाधन का निष्कर्षण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और उपभोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक उक्त उत्पाद के जीवन चक्र के सभी चरणों में बड़े पैमाने पर अपशिष्टों का सृजन होता है। देखिए अपशिष्ट का सृजन कैसे हो जाता है? अपशिष्ट मतलब जो चीज़ें त्याग दी जाती हैं उसी को अपशिष्ट बोलते हैं। जैसे आपने पॉलीथीन में कोई सामान लेके आया, पॉलीथीन गंदा हो गया, जैसे आपने पॉलीथीन में कोई ऐसी चीज़ रख दी, फल रख दिया या दूध रख दिया और फल टूट गया और वो पूरा गंदा हो गया, आप क्या करेंगे? उसको उठा के फेंक देंगे। तो पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था, जब आप रैखिक अर्थव्यवस्था पारंपरिक यानी पहले वाली जो थी, उसमें क्या होता था? अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से स्वरूप संसाधन निष्कर्षण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और उपयोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक उक्त उत्पाद के जीवन चक्र के सभी चरणों में बड़े पैमाने पर अपशिष्टों का सृजन होता है, यानी जो रैखिक अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। लेकिन चक्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के दूसरे कोई ना कोई इस्तेमाल होंगे। अब जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ कच्चा माल लेकर के गया, फैक्ट्री में उसका कोई चीज़ बना रहा है, ठीक है, बना रहा है, फिर उसके बाद मार्केट में लेकर के आ रहा है, मार्केट से फिर छोटे दुकानदार ले जा रहे हैं,
फिर उससे जो है कस्टमर खरीद रहा है, कस्टमर अपने घर में ला रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद देखिए अब हर एक चक्र में क्या हो रहा है, संसाधन निष्कर्षण हो रहा है। संसाधन निष्कर्षण आपने किया, प्रसंस्करण करना पड़ रहा है, मूल्य संवर्धन यानी मूल्य में वृद्धि आएगी। भाई ये 2 रुपये में इनको सामान बेचे, इनका प्रोडक्ट बनाया 10 रुपये में बेचा, ये 14 में बेचेंगे, ये फिर 18 में बेचेंगे, फिर ये 20 में खरीदेंगे, ऐसे जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो मूल्य संवर्धन होगा। उपभोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक, अब ये उपभोग कर रहे हैं, जब तक ये नष्ट नहीं हो जाता है, जीवन चक्र के सभी चरणों बड़े पैमाने अवशिष्टों का सृजन होता है। बहुत सारे अपशिष्ट का सृजन हो जाएगा, बड़े पैमाने अपशिष्टों का सृजन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण है, इसको कम से कम करने का, इसको ख़त्म करने का, और जो आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसको अपनाने का। आगे देखें क्या कुछ बातें हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ। देखिए लाभ तो हम आपको बता ही थे कि भाई एक तो जो है रोजगार में वृद्धि, जो जैसा कि 1.4 नीति आयोग ने बताया है, 1.4 करोड़, और दूसरा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैंने बताया, ठीक है, प्रदूषण में कमी, बाकी चीज़ें, प्राकृतिक संसाधनों में जो है दबाव कम से कम आएगा, जल पर, वायु पर, आपकी पृथ्वी पर, ठीक है, पेट्रोल पर दबाव कम आएगा। आगे देखें क्या कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ग्रीन हाउस गैस का अपेक्षाकृत निम्न उत्सर्जन, ये भी एक पॉइंट है, हमने पहले तो बता दिया इसमें, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, हमने पहले बता दिया था, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, प्रदूषण में कमी होगी, लेकिन ग्रीन हाउस गैस का भी कम उत्सर्जन होगा। देखिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने संदर्भ में चक्रीय व्यवस्था सहायक हो सकती है, क्योंकि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है जो जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम प्रदूषणकारी होता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप, कैसे ये चीज़ होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे सोलर एनर्जी का आपने प्रयोग किया, आपने जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया, इससे क्या होगा, जीवाश्म ईंधन की तुलना में प्रदूषण या तो कम होता है या तो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रदूषण ना के बराबर होता है। जैसे कि आपने जो धान की भूसी से भी पेट्रोल बन रहा है, और वो क्या बोलते हैं, गन्ने के रस से भी जो है इथेनॉल, जिसे इथेनॉल बोलते हैं, उसको पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जिससे जो है क्या हो, पेट्रोल जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर निर्भरता भी थोड़ी कम हो, और ये जो होता है इथेनॉल ना, ये कम प्रदूषण करता है, मतलब इससे जो कार्बन निकलता है इसको जलाने पर कम से कम निकलता है, एनर्जी ज़्यादा देता है। तो ये जब आपकी जो है मोटर गाड़ियों में जाएगा तो जो है ये प्रदूषण कम देगा, और जो है इससे ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी। जिस दर से आज ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं एथेनॉल का, तो जो है कम से कम जो है ग्रीन हाउस गैस होगा। ठीक है, तो ये बात आती है। उसके बाद देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर अग्रसर होने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन वर्तमान स्तर सापेक्ष 2030 तक आधा हो सकता है, 50%। ये बहुत बड़ी बात है। अगर चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने से 2030 तक, ज़्यादा नहीं, 2030 यानी आगे 5 से 7 सालों में, 2023 चल रहा है, 2030 तक की बात कर रहे हैं, 7 साल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 50% हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे चक्रीय अर्थव्यवस्था की ध्यान दें, बैटरी वाले गाड़ियों का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें को अपनाया जा सकता है। देखिए अपेक्षाकृत नकारात्मक बाध्यताएँ कम नकारात्मक होता है। नकारात्मकता तो इसमें थोड़ी बहुत रहती है, जैसा कि हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा लेकिन आधा ही निकलेगा, कम ही निकलेगा। ठीक है, इथेनॉल से भी अपेक्षाकृत कम प्रदूषण होता है। प्रदूषण तो पेट्रोल से होता है, इथेनॉल से भी होगा, लेकिन कम होगा, अपेक्षाकृत काफ़ी कम होगा। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का पालन करने से भूमि उपयोग, मृदा, जल और वायु प्रदूषण जैसी जो नकारात्मक बाध्यताओं और साथ ही विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन का भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है। एक मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब विषाक्त पदार्थ जो पहले उत्सर्जित होते थे, ठीक है, वो कम से कम उत्सर्जित होंगे, और इससे जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है, जो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है दोस्तों। और एक देखिए क्या फ़ायदा है, आर्थिक समृद्धि की संभाव्यता में वृद्धि।
आर्थिक समृद्धि की संभाव्यता में वृद्धि। भाई आर्थिक समृद्धि आएगी कैसे? जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, उत्पादों और सामग्रियों को अधिक कार्यात्मक बनाकर और आसानी से वियोजित और पुनः उपयोग करके उत्पादन के साथ नई चक्रीय गतिविधियों से हुई राजस्व वृद्धि से जीडीपी में भी वृद्धि होगी। भाई रोजगार बढ़ेगा ना, तो जो 1.5 करोड़ लोग जो है 1.4 करोड़ लोग जो आपके रोजगार करेंगे वो तो टैक्स भी तो देंगे। भाई रोजगार करेंगे तो खर्चा करेंगे साबुन पे, तेल पे, हर चीज़ पे तो जीएसटी लगता है। पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, बिस्किट के पैकेट के ऊपर 1 रुपया व 0.5 पैसा कुछ न कुछ जीएसटी हर व्यक्ति दे रहा है। आपकी इनकम टैक्स दे या ना दे, लेकिन जीएसटी तो दे रहा है। तो इससे जो है जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक वर्ष में किसी भी देश के सभी नागरिकों या सभी उपक्रमों के द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है उसको आप जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो सेवाएं भी बढ़ेंगी, प्रोडक्ट भी, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और उसका एक मौद्रिक मूल्य होगा, उस मौद्रिक मूल्य के कारण पूरे देश के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि होगी, तो क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। आगे बढ़ें। रोजगार वृद्धि, ये तो हम शुरू से ही बार बार बताते आ रहे हैं, नीति आयोग ने कह दिया था 2019 में। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच के अनुसार चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल का विकास प्रवेश स्तर यानी एंट्री लेवल अपेक्षाकृत अधिक स्थानीय रोजगारों और अर्ध कुशल नागरिकों का सृजन कर सकता है। अर्ध कुशल नौकरियों का सृजन कर सकता है, यानी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं, थोड़े बहुत भी अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत भी अगर उनके पास स्किल है, तो वो भी जो है नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रोजगार की वृद्धि होगी। निम्नलिखित माध्यम से नई नौकरियों का सृजन होगा। जैसे थोड़ा और डिटेल में जाने, जैसे पुनर्चक्रण और मरम्मत के क्षेत्र में रोजगार होगा। दूसरा, नवाचार प्रक्रियाओं और नवीन व्यापार मॉडल के कारण नए रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, देखिए नवाचार प्रक्रिया क्या क्या है। अब भाई किसी चीज़ को आप दोबारा कोई चीज़ बनाएंगे तो यहाँ से लेकर मार्केट तक ले जाना, मार्केट से फिर जो है फैक्ट्री में ले जाना, फिर फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर रहेंगे, काम करेंगे, तब ना नई चीज़ बनेगी, ऐसे तो बन नहीं जाएगी। तो रोजगार तो सृजन होगा ही। आगे देखें, अस्थिरता में कमी और सुरक्षित आपूर्ति। अस्थिरता में कमी और सुरक्षित आपूर्ति। अधिक पुनर्चक्रित आगतों का उपयोग किया जाएगा, जिससे कंपनियों को कच्चे माल की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिल सकेगी और कंपनियां लगातार कंटिन्यूस काम करेंगी। जब काम करेंगी तो लगातार लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वहाँ पर काम करने वालों को। अब क्या हुआ कि अगर कच्चे माल की कमी हो गई किसी वजह से और कच्चा माल मिल ही नहीं रहा मार्केट में, तो क्या होगा? रिसाइकिल की हुई माल से आप काम चला लेंगे। आपका प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया में कोई गति में कोई धीमी गति नहीं होगी, मतलब कोई अंतर नहीं आएगा, और लोगों को जो फैक्ट्री में काम करें उनको रोज़गार भी बराबर मिलता रहेगा। और जब बराबर वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में आता रहेगा तो वो उचित मूल्य पे नागरिकों को या उपभोक्ताओं को आसानी से मिलता रहेगा। तो ये जो है अस्थिरता में कमी आएगी और सुरक्षित आपूर्ति हो सकेगी, आसानी से सुरक्षित आपूर्ति होगी। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के कार्यान्वयन में बाधाएं, क्या क्या ऐसी बाधाएं हो सकती हैं? अच्छा, बातें करने में कितना अच्छा लग रहा था, अब देखिए बहुत सारी बाधाएं, बैरियर्स भी कुछ आ सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? तो देखें, सामाजिक और पर्यावरणीय बाध्यताओं का कीमत निर्धारण के समय ध्यान नहीं रखा जाता, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सामाजिक और पर्यावरणीय बाध्यताओं की कीमत निर्धारण के समय ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये एक फैक्टर है, क्योंकि कीमत निर्धारण में डिमांड और सप्लाई मेन भूमिका अदा करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो दाम को जो है बढ़ा देते हैं, और डिमांड अगर कम है तब जो है दाम जो है घट जाता है। और इसका पर्यावरणीय बाध्यताओं का और सामाजिक जो है बाध्यताओं का कोई इसमें योगदान नहीं होता, ये थोड़ा सा एक नकारात्मक पहलू है। दूसरा है, कच्चे माल की कीमतें अस्थिर होती हैं और कम कीमतों पर वैकल्पिक बेहतर गुणवत्तापूर्ण द्वितीयक संसाधन प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। जो द्वितीयक संसाधन होते हैं, यानी जो रीयूज करके आते हैं, वो कच्चे माल के मुकाबले में
उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। थोड़ा सा ये इसका डाउट है। अगला देखें, इन मॉडलों को विकसित करना कठिन होता है क्योंकि अधिकांश निवेशक अभी भी अर्थव्यवस्था के रैखिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं, क्योंकि उनको एकदम फ्रेश प्राकृतिक माल चाहिए उससे एकदम, ताकि आसानी से खूब अच्छा सा प्रोडक्ट बना करके महंगे दाम पर मार्केट में उतार सकें, क्योंकि खरीदने वालों की भी ऐसे भी कस्टमर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए जो बड़े निवेशक हैं वो लोग बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि प्राकृतिक संसाधन का नुकसान होगा। वो प्राकृतिक संसाधन से अच्छा जो है माल खरीदेंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कीमत भी दे देते हैं, उसके बाद ला करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर अपने जो पोटेंशियल उनके कस्टमर हैं उनको वो जो है सेल कर देते हैं, और पोटेंशियल कस्टमर जो है धनी लोग जो हैं उसको खरीद भी लेते हैं। तो इस तरह के जो रैखिक मॉडल है, ऐसे भी निवेशक हैं जो आज ज़्यादातर ऐसे हैं जो रैखिक मॉडल पे काम करते हैं, तो उनमें बदलाव लाना थोड़ा सा कठिन है अभी, क्योंकि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो चीज़ें हैं, वो उसी आधार पर हैं। रिसाइकिल वाला अभी उनके पास कोई उतना अभी उनके पास प्लांट और मशीनरी शायद अभी ना हो। ठीक है, आगे देखें, तकनीकी यानी जो टेक्नोलॉजी है या आईसीटी का ज्ञान रखने वाले योग्य पेशेवरों की कमी भी है, ये बात कही जा रही है। ये देखिए, ये इसकी पीडीएफ में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आईसीटी वालों की संख्या में कमी है, क्योंकि इतने सारे लोग बीटेक कर करके बेरोजगार भी हैं, और तो अगर सही लोगों को मौका दिया जाए तो इन चीज़ों को फेस किया जा सकता है। अगर ये कमी है, वास्तव में इसका कोई सर्वे होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर बार बीटेक, पॉलिटेक्निक और जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, विभिन्न विभिन्न जो है जो भी उनके सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर में सीटें फुल हो जाती हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में लोग एडमिशन ले रहे हैं, और बहुत सारे बेरोजगार भी हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बात यहाँ पे वाजिब है। संस्थागत बाधाएं होती हैं। अनेक कंपनियों के लक्ष्य अभी भी अल्पकालिक मूल्य सृजन पर केंद्रित है। ठीक है, जबकि चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल दीर्घकालीन मूल्य सृजन पर आधारित है। यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल कहता है कि आप एक ही बार में बहुत पैसा मतलब शॉर्ट टर्म में न कमाएं, आप ऐसा मॉडल विकसित करें जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुरू में उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय में आप बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अल्पकालिक मूल्य सृजन पर केंद्रित हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ वो कम से कम समय में कम से कम इन्वेस्टमेंट से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। उनको चाहिए लाभ कम से कम समय में। ठीक है, और देखें, जीडीपी सूचकांक में सामाजिक और पर्यावरणीय बाध्यताओं पर विचार नहीं किया जाता। यही एक इसका निगेटिव पॉइंट है। इससे इन क्षेत्रों में मूल्य सृजन हतोत्साहित होता है। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया, सामाजिक और पर्यावरणीय चीज़ों को कंपनियां महत्व नहीं देती, क्योंकि इसको जीडीपी सूचकांक में भी नहीं शामिल किया जाता, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि समाज में क्या बदलाव आया इसकी वजह से, पर्यावरण में क्या बदलाव आया। ठीक है, इन पे बात न दे करके ये भी जो है केवल मूल्यों पर ध्यान देते हैं। मूल्य सृजन, जो आपका मूल्य सृजन यहाँ पे क्या, मूल्य सृजन हतोत्साहित होता है, यानी किन क्षेत्रों का, पर्यावरणीय क्षेत्रों का मूल्य सृजन, यानी यहाँ पे मूल्य का मतलब नैतिकता से, सामाजिक नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता जो है उससे मतलब है, तो उसमें जो है वो चीज़ हतोत्साहित होती है। आगे क्या किया जा सकता है। देखिए, देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक कानून की आवश्यकता है। कई देशों ने संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नए प्रतिमान के रूप में चक्रीयता की केंद्रीयता को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, और देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर, विनिर्माण चरण में शून्य दोष शून्य प्रभाव यानी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जैसी नीतियों, उपभोग चरण में राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना और निपटान चरण में विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को यदि उचित रूप से प्रयुक्त किया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ताने बाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकत्रित करने हेतु आदर्श नीति हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में रूपांतरण सुनिश्चित करना
रूपांतरण सुनिश्चित करना, नियामकों, नीति निर्माताओं, कंपनियों सहित मुख्य हितधारकों के बीच व्यापक सहकारिता प्रवासों की मांग करता है। साथ ही वित्तीय संस्थानों को भी चक्रीय व्यापार मॉडल अपनाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद ग्रीन बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, एसडीजी, अलाकाइंड बॉन्ड जैसे अभिनव वित्त पोषण संसाधनों के माध्यम से इन नए अवसरों को साकार करने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था जिसको हमने देखा, उसके लाभ, उसकी जो है उसमें बाधाएं क्या हैं और आगे की क्या राह हो सकती है उसको देखा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें आप ज़रूर बताएं, और कोई आपका सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो इसे शेयर भी करें, और ये जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जो मुद्दा है, ताकि लोग अधिक से अधिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर बढ़ सकें, अधिक से अधिक ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिनको रिसाइकिल किया जा सकते हैं, बैटरी वाले गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो जो है पर्यावरण अपना बचेगा और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो जो है अपराध में भी कमी आएगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिससे देश खूबसूरत बन सकता है। तो ऐसे ही नॉलेज को आप शेयर भी करें, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी तो है ही। ठीक है, आप जो है इसको शेयर करेंगे तो आम लोग भी इससे जागरूक होंगे, और कहीं ना कहीं इससे आपके देश को ही फ़ायदा होगा, आपका देश मजबूत और सशक्त बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल, और अपने इस चैनल को भी शेयर करें ताकि ऐसे चीज़ों को प्रसारित किया जा सके अधिक से अधिक लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।